नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार यूएसए की सत्ता संभालते ही खर्चों पर आरी चलाना शुरू कर दिया। उनके इस फैसले का शिकार भारत भी हो रहा है। यूएसएआईडी को हथियार बनाकर वो लगातार भारत पर बयान दाग रहे हैं। इस तरह वो बीते करीब 15 दिनों में भारत पर 3 बार निशाना साध चुके हैं, जिसकी वजह से भारत की सियासत हिचकोले खाती हुई दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूएसएड फंडिंग को लेकर उठे विवाद को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बूस्टर डोज देकर चर्चा में ला दिया है। भारत में होने वाले चुनाव में इस्तेमाल होने वाले विदेशी फंड पर ट्रंप ने ऐसा इंटरनेशनल दांव खेला है जो सीधा हिंदुस्तान की सियासत को हिट कर रहा है। देश के अंदरूनी मुद्दों को लेकर उलझने वाले भारत के नेता अब ट्रंप के बयान को आधार बनाकर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ट्रंप के पहले बयान के बाद देश में जमकर हो हल्ला हुआ। एक दूसरे पर आरोप लगाकर जवाब पूछे गए। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष से सवाल भी खड़े किए गए और वक्त ने इस तूफान की तरह उठे विवाद को कुछ हद तक खामोश भी किया। लेकिन ये बात शायद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आई। उन्हें यूएसएड नाम का तूफान हल्का होते देखकर फिर से एक और बयान जारी कर दिया। He knows more about computers than anybody. And I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not a good, it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT and a brilliant guy. And I got to know a lot of the people up there. And they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. Can you? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 समंदर पार से जो आग भारत में लगाई, उसने हिंदुस्तान के सियासी गलियारों में जमकर तांडव मचाया। तो वहीं भारत में राजनीति करने बैठे नेताओं को भी एक दूसरे पर निशाना साधने का मौका मिल गया। मौके की नजाकत को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल एंगल से भी इस मुद्दे को संभालने की कोशिश की। Your security can be threatened without your leaving your house, because the thought processes, the influences, the narratives, your morale, your sense of what is right and wrong is all influenced by your home, what you read every day, the pictures you see. So coming back to your question, look, I think some information has been put out there by the Trump administration people. And obviously that is concerning. It would suggest that, there are activities which has a certain objective out here to push a narrative or a viewpoint. I think as a government, we are looking into it because, such organizations have an obligation to report. And my sense is, the facts will come out. Now, I read saying, so-and-so dealt with USAID or so-and-so. Look, it's not a question of did you deal with USAID or not. USAID was allowed, has been here historically. But USAID was allowed here in good faith, to do good faith activities. Now, suggestions are being made out of America that there are activities which are in bad faith. So, it surely warrants a look. And if there is something to it, I think the country should know who are the people involved in the bad faith activities. डोनाल्ड ट्रंप ने कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस यानी CPAC के मंच से फिर से वही सियासी राग अलापे जो भारत की राजनीति में भूचाल ला सके। हालांकि वो अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन इस बार हिंदुस्तान की राजनीति में वो और उनके बयान ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। गौर करने वाली बात ये रही कि ट्रंप ने दोनों बार टैरिफ का जिक्र जरूर किया। उन्होंने राग को यूएसएड फंडिंग का छेड़ा, लेकिन वो खुद को टैरिफ का जिक्र करने से नहीं रोक पाए। ना ही वो इस बात को कहने से खुद को रोक पाए कि भारत दुनिया में
सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में शामिल है। मतलब ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएसएड फंड के जरिए टैरिफ का भी सवाल उठा दिया है। इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने बैलेट पेपर से चुनाव के मुद्दे को भी शामिल कर लिया। ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि ट्रंप का दर्द भारत के चुनाव में पैसा खर्च करने को लेकर उठ रहा है या फिर वजह कुछ और है। फिलहाल इसको लेकर सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन साफ साफ कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप और नरेंद्र मोदी का पक्ष लेते हुए वामपंथी बनाम रूढ़िवादी का रंग जरूर चढ़ा दिया है। When Trump, Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. Because simply, people are not naive as the left considers them. They vote for us because we defend freedom. We love our nations. We want secure borders. We preserve businesses and citizens from the green leftist insanity. We defend family and life. We fight against wokeism. We protect our sacred right to our faith and our free speech. And we stand for common sense. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही के दिनों में फंडिंग को लेकर कई बयान दिए। इससे पहले उन्होंने वॉशिंगटन में गवर्नेंस वर्किंग सेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि हम भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर दे रहे हैं। इसी दौरान बांग्लादेश को चुनाव के दौरान अमेरिकी फंडिंग को लेकर के भी मुद्दा खूब गूंजा। पहली बार इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर सवाल उठाते हुए संकेत दिया था कि इसका इस्तेमाल 2024 के लोकसभा चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप ने अपने आरोपों का कोई सबूत नहीं दिया है। दूसरी बार रिपब्लिकन गवर्नर के सम्मेलन में इन आरोपों को फिर से दोहराया गया और यूएसएड की फंडिंग को किकबैक स्कीम कहा। हम भारत में वोटर टर्नआउट की चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारे पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। पता है ये एक किकबैक स्कीम है। तीसरी बार बीते शनिवार को ट्रंप ने तीसरी बार इस मुद्दे को उठाया। ट्रंप ने यूएसएड वाले बयानों में बैलेट पेपर से चुनाव को जोड़ दिया। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की एंट्री के बाद ये मुद्दा दूसरे देशों में भी चर्चाओं में है। हालांकि ट्रंप ने यूएसएड का जिक्र करते हुए भारत पर निशाना साधा था, लेकिन मेलोनी के बयान से उन सभी नेताओं को जवाब मिल गया जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठ रही है। इस बीच जयशंकर ने भी भारत का पक्ष रखा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि यूएसएड अब कौन सी करवट लेता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले भारत की फंडिंग को लेकर राग छिड़ा है, जिसको लेकर देश के सियासी गलियारों में खूब बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी के $1 ट्रिलियन वाली कोशिश में अमेरिका भी है क्या? ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एड का राग छेड़कर भारत में सियासी पारा बढ़ा दिया है। मतलब ये कि यूएस एड के तहत भारत को मिलने वाली फंड पर रोक अमेरिका ने लगाई है और उसको लेकर तू मैमे की लड़ाई भारत में हो रही है। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही ऐसा क्या एक्शन लिया है जिसका असर भारत की राजनीति पर पड़ रहा है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads to
$2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. ट्रम्प के बयान ने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बीजेपी ने ट्रम्प के इस रिएक्शन के बाद फौरन कांग्रेस को निशाने पर लिया है। इसके बाद भारत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी वॉर छिड़ गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर यूएस एड से फंड लेकर देश के लोकतांत्रिक चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा रही हैं। बीजेपी के आरोप से बैकफुट पहुंची कांग्रेस ने भी आगे बढ़कर सियासी चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के समय में आए तो बैड फेथ, इनके समय में आए तो गुड फेथ। अरे जवाब दे। ट्रम्प ने कहा मैं अपने मित्र मोदी जी को $21 मिलियन देता हूँ वोटर टर्नआउट बढ़ाने का। सीधा इसका जवाब देना चाहिए। अभी तक तो कांग्रेस को घेर के रखा था। तो दो पैमाने और दो कानून हैं क्या इस देश में? और इनके तो जयशंकर जी के पत्र खुद भारत के अमेरिका के सिटीजन हैं। यहाँ राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्र भक्तों वालों की पार्टी है। इनकी कोई निष्ठा देश के प्रति नहीं है, न समाज के प्रति है। ये बोलते ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं हैं। और अभी तक तो कांग्रेस के पीछे पड़े हुए थे। यानी कि 3 बार अब तक ट्रंप ने कहा है, और उससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी डोज का भी बयान आया है कि इस तरह से पैसों का आवंटन किया गया है। अब अमेरिका क्यों करना चाहेगा और यूएस एड क्यों करना चाहेगा और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों करना चाहेगा कि इंडिया में वोटर की जो मतदाताओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए या घटाया जाए? इसमें उनका क्या इंटरेस्ट है? क्या इसकी हेडिंग ये है लेकिन मकसद कुछ और है? तो ये बात समझने की है। और ये बात तीसरी बार खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कही है और बाकायदा इस बात की तस्दीक किया और माना है कि कुछ ऐसे हैं तत्व वहां पे विदेश में जो लगातार इंडिया के इलेक्शन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो जो पूरा जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो बैठा है, जो लगातार भारत के संविधान की बात करता है, वो जवाब दे और बताए कि कौन से वो रहस्यमय लाभार्थी हैं, कौन कौन से वो एनजीओ थे और क्यों वो पैसा मांग रहे थे और पैसा किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि हमारे देश का वोटर टर्नआउट तो अमेरिका से भी ज्यादा है। तो वो कौन है हमें बताने वाले? और देश में ऐसे कौन माहिर और आलिम फाजिल लोग हैं जो बताएंगे एनजीओ के जरिए कि मतदान को बढ़ाया जाए, घटाया जाए, किसको कहाँ भेजा जाए? तो मुझे लगता है बहुत गंभीर सवाल इससे उत्पन्न होते हैं और उसका जवाब उनको जल्द से जल्द देना पड़ेगा। और भारत में भी इसको लेकर गहन जांच और कार्रवाई हो रही है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ये मुद्दा है और इससे साफ जाहिर है कि अब तक इलेक्शंस में बाकायदा पैसे उसमें आवंटित होते थे, विदेश से होते थे, ऐसी जगहों से आते थे जिनका ताल्लुक सीधे सीधे जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस और उन्हीं के स्पॉन्सर किए गए अलग अलग एनजीओज के साथ है। ट्रंप की लगाई आग भारत के सियासी गलियारों में इस कदर फैली कि उसकी आज पिछले करीब 3 दशकों तक पहुंच गई। हमें आपको उलझाया ट्रिलियन में कि 1 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन और खुद ले लिए इन्होंने 21 मिलियन। और ये कौन कह रहा है? केवल 21 मिलियन की बात नहीं, जो बात हम लोग कहते आए थे कि बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए। सोचिए अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना कि MIT या जो एक्सपर्ट्स हैं कंप्यूटर में या जो साइंटिस्ट हैं टेक्नोलॉजी के या और तमाम जो इस कारोबार से जुड़े हुए बड़े लोग हैं वो महसूस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट पड़ना खतरनाक भी है और उसमें बहुत कुछ होता है अंदर ही अंदर, जो कह रहे हैं अपने बातों में। इसलिए बैलेट के पक्ष में उन्होंने ही बोला। अब हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल गई होंगी और भारतीय जनता पार्टी 21 मिलियन की शर्म को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बैलेट का वोटिंग शुरू कराएंगे। यूएस एड यानी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की स्थापना 1961 में हुई। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का ये बड़ा फैसला था। 1998 में यूएस एड को कार्यकारी एजेंसी का दर्जा मिला। अमेरिकी सरकार की मानवीय विभाग के रूप में काम किया। इसका मकसद गरीबी, बीमारी, अकाल, आपदाओं में मदद करना है। गैर सरकारी संगठनों की मदद कराई जाती है। स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा देने का दावा भी किया जाता है। लोकतंत्र निर्माण विकास में मदद की जाती है। दूसरे संगठनों से समझौता कर उन्हें फंडिंग दी जाती है।
अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार के कार्यदक्षता विभाग यानी DOGI ने ऐलान किया है कि यूएस एड के तहत दिए जा रहे फंड को बंद किया जा रहा है। ये भारत को चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दिया जाता है। बीजेपी ने रद्द की गई फंडिंग को भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप करार दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय ने अपने बयान में कहा कि मतदाताओं के लिए $21 मिलियन ये निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे फायदा होगा? यकीनी तौर से सत्तारूढ़ पार्टी को तो नहीं। बता दें कि एलन मस्क ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए दावा किया कि यूएस एड ने भारत में मतदान बढ़ाने के नाम पर $21 मिलियन आवंटित किए। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश से यूएस एड के विदेशी खर्च पर रोक लगाई। बाद में मानवीय सहायता जारी रखने का आदेश दिया। यूएस एड के हजारों कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा। दुनिया भर में मौजूद मिशन से कर्मचारियों को बुलाया। वहीं यूएस एड को बंद करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तर्क दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूएस एड का खर्च पूरी तरह से अस्पष्ट है, इसे बंद कर देना चाहिए। यूएस एड से जुड़ी एक सूची साझा की, साथ ही फिजूल खर्ची और दुरुपयोग का सबूत भी दिया। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों में इन मदों में किए गए खर्च से अमेरिका की जनता का क्या लेना देना है, उनका पैसा क्यों खर्च किया जाए। यूएस एड के खर्च के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। ये धन किसको दिया जाता है और कहां खर्च होता है, इसकी भी जानकारी नहीं है। एजेंसी जिन संगठनों को फंडिंग देती है, ये संगठन आगे क्या करते हैं। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका के एक्शन पर भारत में सियासी उबाल क्यों है। ये ना तो सियासी बयानबाजी करने वाले नेता ठीक से समझ पा रहे हैं और ना ही देश के नागरिक इसे समझ पा रहे हैं। तो फिर सियासी गलियारों में सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? क्या ये मुद्दा उठाकर बीजेपी कोई सियासी दांव चल रही है या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है जिसे विपक्ष समझ नहीं पा रहा। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। जैसे ही भारत की राजनीति संभल पाती है, वैसे ही 7 समंदर पार अमेरिका में बैठे ट्रंप बयान देकर चिंगारी दिखा देते हैं। उसके बाद फिर से भारत की राजनीति में बयानबाजी जोर पकड़ लेती है। अब तक दिए गए ट्रंप के 3 बयानों ने भारत की राजनीति में कुछ इस तरह का रोल निभाया है, लेकिन मकसद कोई नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ट्रंप भारत को लेकर ऐसी चाल क्यों चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में यूएस एड फंड बंद होने को लेकर घमासान के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों। इसके पीछे अमेरिका के दिमाग में क्या पक रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका के दौरे से लौटे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्पष्ट नजरिया है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा विदेशी लोगों पर क्यों खर्च किया जाए। अगर खर्च करना ही है तो इसे अमेरिका में अपने लोगों पर किया जाए। यूएस एड करदाताओं के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है। पहले भी कई बार ट्रंप खुलकर यूएस एड को बंद करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इस फंड पर बैन लगाकर क्या करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूएस एड को बंद करना या अमेरिकी विदेशी विभाग में विलय कराना चाहते हैं। विदेशी खर्च अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत अमेरिकी लोगों के हित में हो। ट्रंप के इन बयानों को अगर गौर से सुना जाए तो वो अपने फिजूल खर्ची रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, तो फिर इसको लेकर भारत में हंगामा क्यों मचा हुआ है। इस सवाल का जवाब बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयानों से समझा जा सकता है। बीजेपी नेता अमित मालवीय के आरोपों पर कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा ने जवाब दिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा, साल 2012 में जब कथित तौर पर अनुदान दिया गया था, तब सत्ता में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अगुवाई वाली सरकार थी। 2012 में जब चुनाव आयोग को यूएस एड से ये फंडिंग मिली थी, तब सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी। इसीलिए उनके तर्क के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी इस तथाकथित बाहरी हस्तक्षेप को प्रदान करके अपनी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही थी। विपक्ष यानी बीजेपी ने सोरोस यूएस एड के कारण 2014 का चुनाव जीता, जबकि बीजेपी का आरोप है कि 2012 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर
इलेक्टोरल सिस्टम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। ये संगठन जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है। ओपन सोसाइटी को यूएसएड फंडिंग करता है। इसी सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार संजीव सान्याल ने भारत को दी जाने वाली इस फंडिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने यूएसएड को मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया। सान्याल ने पूछा कि भारत में मतदान प्रतिशत सुधारने के लिए खर्च किए गए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर और बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर किसे मिले। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाकर सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब दोनों पार्टियों के सवालों में ही नहीं मिल पा रहा है। ना बीजेपी कांग्रेस के सवालों का जवाब दे रही है, ना ही कांग्रेस बीजेपी के सवालों का जवाब दे रही है। भारत सार्वभौम सत्ता प्राप्त एक ऐसा देश है जिसकी लोकतंत्र दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। हमारे लोकतंत्र को छेड़छाड़ करने के लिए अगर कोई मुल्क पैसा देता है और वो पैसा वोटर को अगर प्रभावित करने के अंदर लगा है, जैसे कि अमेरिका से बातें आ रही हैं, तो भारत सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, लिखित रूप में पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। यूएसएड की इस फंडिंग में बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी ने वीना रेड्डी की भूमिका पर कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा, वीना रेड्डी को 2021 में यूएसएड के भारतीय मिशन के प्रमुख के तौर पर भारत भेजा गया था। हालांकि भारतीय एजेंसियां उनसे ये पूछती हैं कि उन्होंने भारत में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के अभियानों में पैसे किसे दिए। वो 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न होने के 1 महीने बाद 17 जुलाई 2024 को अमेरिका वापस लौट गए। आपको बताते चले कि यूएसएड के मिशन डायरेक्टर के तौर पर वीना रेड्डी ने भारत में अपने 3 साल के कार्यकाल में कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। देश की राजधानी नई दिल्ली में वीना रेड्डी के कार्यकाल में भारतीय रेल, पावर मंत्रालय, नीति आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन सहित कई नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यूएसएड फंडेड प्रोग्राम लागू किए गए, वहीं कई हाई लेवल सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हुए। हाँ, तो उन्होंने कहा 21 करोड़ रुपए है नरेंद्र मोदी जी को दिए गए वोटर बढ़ाने के लिए, तो इसके ऊपर जवाब तो दे। प्रश्न तो पार्लियामेंट में ही पूछा गया कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा में क्या हुआ और उसके बाद तुरंत पलट गया, वो कैसे हुआ, कितने सारे वोटर्स चढ़ाए गए, कितने वोटर्स काटे गए, कौन थे वो। उसी प्रकार से दिल्ली में भी हुआ, जगह जगह पर 10-10, 15-15 हज़ार वोटरों के नाम काट दिए गए, 10-10, 15-15 हज़ार नए वोटर जोड़ दिए गए। वो कहाँ से आए? अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या कुछ कहा जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑफिस मेमो डाला जो संविधान में है ही नहीं, जो वो कर ही नहीं सकते, कि केंद्र के जो चुनाव होते हैं वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन देखती है, और जो राज्यों के चुनाव होते हैं वहाँ सीईओ उनके साथ मिलकर राज्यों में बैठाए जाते हैं इलेक्शन के। लेकिन इलेक्शन कमीशन का आदमी किसी भी राज्य में नहीं बिठाया जा सकता। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की कहानी इन्होंने शुरू कर दी है। 5 राज्यों में इन्होंने नोटिस भेजा था, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में और शायद केरला में, जो बिल्कुल असंवैधानिक है, नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को देख रहे हैं और आगे इस प्रकार से ना हो उसके ऊपर कानूनी बातचीत चल रही है। देश में मचे सियासी घमासान से इतना तो साफ हो गया कि सियासी गलियारों में यूएसएड को लेकर जो घमासान मचा हुआ है उस पर सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। पिछले 3 दशकों के मुद्दे को छोड़कर नेता देश की जनता को क्या बताना चाह रहे हैं, जबकि देश की जनता को आज के मुद्दों से मतलब है। हालांकि देश की जनता सब जानती भी है और सब समझती भी है, वो बस अपना जवाब वोटों के जरिए देती है। यहीं से तय हो जाता है कि जनता किसे पसंद करती है और किसे नहीं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।